So today we will be discussing some more topics or some things about the फाइबर साइंस जो कि हम लोग ने लास्ट टर्म में भी पढ़ा था। कुछ टेनासिटी के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो व्हाट इज बेसिकली टेनासिटी? तो इफ वी टॉक अबाउट टेनासिटी, तो टेनासिटी इज मास स्ट्रेस एट ब्रेकअप। जब आप यार्न को ब्रेक करते हो, कुछ मटेरियल आप में लोडिंग देते हो और उसकी जो भी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसको ही हम कहते हैं टेनासिटी। इसको आप ग्राम पर टिक्स में मेजर कर रहे होते हो। ये फाइबर या यार्न की स्ट्रेंथ को बता रहा होता है। जितना ज़्यादा आपकी टेनासिटी होगी, वो बताएगा उतना आपका स्ट्रॉन्ग फाइबर है। तो इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन करते हो। और जैसे अगर आप बात करोगे नायलॉन 66 की, तो नायलॉन 66 की जो टेनासिटी है वो 8 जीपीडी के अराउंड है। जीपीडी इज ग्राम पर टेक्स या ग्राम पर डेनियर की बात करते हैं। जीपीडी इज ग्राम पर डेनियर। जो भी हाई परफॉर्मेंस फाइबर्स होते हैं उनकी टेनासिटी ज़्यादा होती है। अगर आप केवलार की बात करोगे तो केवलार की टेनासिटी आपको ज़्यादा मिल रही होगी। पॉलिस्टर की टेनासिटी आपको कम मिलती है, अराउंड 5 जीपीडी के अराउंड आपको मिल रही होती है। और आपको इसीलिए हाई टेनासिटी फाइबर्स जो हैं, मतलब दे आर इनहेरेंटली स्ट्रांग इन एज फार एज टेंसाइल प्रॉपर्टी इज कंसर्न्ड। इसको मास स्ट्रेस एट ब्रेक कह रहे होते हो आप। तो इस तरह से हम फाइबर स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इफ वी फर्दर टॉक अबाउट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दीज फाइबर्स, तो आप ये देखो, दिस इज द फाइबर और उसकी आपको स्ट्रेंथ दी हुई है ग्राम पर डेनियर में। अगर आपको दिया है तो जैसे अगर आप बात करोगे तो ये नायलॉन 66 की अलग अलग जीपीडी हो रही होती है। तो 7 to 8 जीपीडी इज एब्रेशन रेजिस्टेंस इसका अच्छा है, किसका? नायलॉन 66 का। तो ये हाईली एब्रेशन रेजिस्टेंट है। एब्रेशन रेजिस्टेंस हम लोग कहाँ टेस्ट कर रहे होते हैं? मार्टिनडल एब्रेशन रजिस्टर में हम लोग चेक कर रहे होते हैं। इसकी क्या आपकी डेंसिटी होती है, वो भी आपने पढ़ा था हम लोगों ने। तो अगर एज फार एज नॉर्मल फाइबर्स आर कंसर्न, तो आपको नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक और सिल्क, वूल, कॉटन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप हाई परफॉर्मेंस फाइबर्स की बात कर रहे हो तो आपको हाई परफॉर्मेंस फाइबर्स में केवलार पता होना चाहिए और नोमेक्स पता होना चाहिए। नोमेक्स एक फायर रिटार्डेंट फाइबर होता है, फाइबर या यार्न की अगर आप बात करोगे, क्योंकि उसकी एलओआई वैल्यू ज़्यादा होती है। और अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रेंथ भी उसकी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। और हाई परफॉर्मेंस फाइबर का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है? ये होता है कि इनको हम यूज़ डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन कर रहे होते हैं। जहाँ जिस हिसाब से हमको यूज़, एप्लीकेशन जिस हिसाब से है हमारा, उसी हिसाब से हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो आई थिंक दिस मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू। और इफ वी फर्दर टॉक अबाउट सम अदर थिंग्स और सम अदर एस्पेक्ट्स, तो आप इसमें देखोगे कि क्या-क्या एनवायरमेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब किन-किन चीज़ों पे ये फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप एनवायरमेंटल प्रॉपर्टीज़ की बात करोगे, तो क्लाइमेटिक कंडीशन, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और इंसेक्ट्स पे भी ये फ़र्क पड़ते हैं। तो क्लाइमेट से, माइक्रो ऑर्गेनिज़म से और इंसेक्ट से, इन पे क्या इफ़ेक्ट आता है डिपेंडिंग अपॉन द फाइबर। जो भी फाइबर की अगर आप बात करोगे, तो उस हिसाब से इसमें आप कैलकुलेशन कर रहे होते हो। तो we talk about these segments in this way. अगर हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे, इफ वी फर्दर टॉक अबाउट सम अदर एस्पेक्ट्स, तो अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स आर अनअफेक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मीन्स दे डू नॉट हैव एनी इफेक्ट बेस्ड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन कॉटन और रीजनरेटेड सेल्यूलोजिक क्या होता है? रेयन या विस्कस फाइबर की अगर हम बात कर रहे होते हैं, if we talk about, तो they get discolored and eventually rots by microorganisms like mold and mildew। मतलब उसमें क्या हो रहा होता है, अगर आप सेलुलोजिक की बात करोगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दे आर इजिली अटैक्ड बाय दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दे ऑल्सो गेट डिसकलर्ड, मतलब उनका कलर भी निकल जा रहा होता है। तो इस तरह से वी सी द इफेक्ट और सेंसिटिविटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स। और क्लाइमेट की इफ वी टॉक अबाउट, तो क्लाइमेट में वूल और सिल्क टर्न्स येलो ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू सनलाइट। और अगर आप बात करोगे तो कॉटन और फ्लेक्स जो है उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है जब वो सनलाइट की प्रेजेंस में आते हैं। एक चीज और इम्पॉर्टेंट होती है एरेमिड में, अगर हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट एरेमिड। एरेमिड में भी अगर हम केवलार की बात करते हैं, इफ वी केवलार केवलार को हम बोलते हैं पैरा एरेमिड।
पैरा एरामिड फाइबर की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी बहुत पुअर यूवी डिग्रेडेशन प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब वो बहुत जल्दी हाई यूवी डिग्रेड बहुत जल्दी हो जाता है यूवी लाइट की प्रेजेंस में। यूवी रेजिस्टेंस बहुत पुअर होता है, तो इसीलिए हम इसको इंडोर्स में यूज कर रहे होते हैं एरामिड को। और एरामिड को आप आउटर में नहीं यूज करते हो, आउटर फैब्रिक में नहीं यूज करते हो इन एनी ऑफ द केसेस, एज अबाउट aramid loses 70% of the strength in 3 months around when it is exposed to the direct sunlight। तो इसलिए हम इस तरह से इसमें कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इफ वी फर्दर टॉक अबाउट सम ऑफ द अदर थिंग्स, मींस थर्मल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, तो इफ वी टॉक अबाउट द थर्मल प्रॉपर्टीज, तो वी डिस्कस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ हीट एंड फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी को हम दो तरीकों से मेजर कर रहे होते हैं, वी विल स्टडी इन द टेस्टिंग पार्ट एज वेल। फ्लेमेबिलिटी में हम वर्टिकल फ्लेमेबिलिटी टेस्ट करते हैं, वर्टिकल फ्लेमेबिलिटी टेस्ट एंड हॉरिजॉन्टल फ्लेमेबिलिटी टेस्ट कर रहे होते हैं। हॉरिजॉन्टल में आप 45 डिग्री के एंगल पर इसको प्लेस करते हो, देन आप उसमें फ्लेम को चेक करते हो कितना है। वर्टिकल फ्लेम में आप 12 mm की डिस्टेंस पे रख रहे होते हो, और उसके बाद आप उसमें चेक करते हो, आप जब भी 12 सेकेंड्स के लिए आप उसमें हीट वो देते हो, हीट एक्सपोजर देते हो, देन आप देखते हो आफ्टर फ्लेम, आफ्टर ग्लो और फ्लेम डेब्रिस, मतलब कितना आपने फैब्रिक आपका बर्न हुआ है, कितना उसमें जो भी आपका सिंथेटिक फैब्रिक, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके जो भी पार्टिकल्स हो वो नीचे आपकी ज़मीन पे गिर गए हो, फ्लेम डेब्रिस उसको कहते हैं, कि उसका एक्सट्रैक्ट जो है गिर गया हो। इसीलिए जो भी फायर फाइटर्स हैं, अगर वहाँ पे आग लग जाती है, अगर वो मोल्टेन लावा के फॉर्म में अगर वो नीचे गिर जाता है, तो वो ज़्यादा इंजरी कॉज करता है। इसलिए फ्लेम डेब्रिस एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है थर्मल प्रॉपर्टी में, जो कि आपको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जितना अबाउट एन एस्टीमेट, जितना आप बर्न फ्लेम से नहीं होते हो, उसके फ्लेम के ग्लो से आप ज़्यादा बर्न हो जाते हो, मतलब उसका जो आपका ग्लो निकलता है, जो लावा जो आपका गिरता है उससे, उससे ज़्यादा बर्निंग कॉज होती है, और ये साइंटिफिक स्टडी में भी प्रूव किया गया है। तो इसीलिए हमको इस तरीके से फाइबर्स को थर्मल प्रॉपर्टीज़ को चूज़ करना होता है, एज फार एज एफ आर सूट्स और एफ आर जहाँ पे भी हमको करना है, कि आपका यहाँ पे फ्लेम डेब्रिस आफ्टर फ्लेम आफ्टर ग्लो ना आए, या मिनिमम आए। तो इस तरह से वी कैलकुलेट अबाउट दीज एस्पेक्ट्स एंड थिंग्स। तो इफ वी नेक्स्ट फर्दर टॉक अबाउट, तो हीट का जो है, हीट के इफेक्ट क्या होते हैं, जो भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, दीज आर थर्मोसेट और प्लास्टिक और थर्मोसेट फाइबर्स होते हैं। वी विल डिस्कस इन द पॉलीमराइजेशन पार्ट कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट फाइबर्स में क्या क्या मेन डिफरेंस होता है, और उनका किस तरीके से स्ट्रक्चर हो रहा होता है, मतलब आपका एक लीनियर स्ट्रक्चर है या क्रॉस लिंक बनाते हैं जनरली। तो थर्मोसेट फाइबर्स जो भी थर्मोसेट होते हैं, उनको आप रिवर्ट नहीं कर पाते हो, मतलब ओरिजिनल स्टेट में। तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं वो थर्मोप्लास्टिक के मेल्ट हो जाते हैं जब आप उसको हीट करते हो। तो सब फाइबर अलग अलग टेम्परेचर पर हीट होते हैं और डिकम्पोज होते हैं, और फैब्रिक जो है अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देता है। देखो, सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट होते हैं, ये क्वेश्चन था गेट 2024 में। सिंथेटिक फाइबर्स आपके मेल्ट होते हैं, कॉटन मेल्ट नहीं होता है, कॉटन डज नॉट मेल्ट। तो कॉटन जो होता है वो बर्न होता है, सिंस कॉटन इज नेचुरल फैब्रिक, और यहाँ पे बर्निंग बिहेवियर आपको दिख रहा होता है। तो बर्निंग बिहेवियर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से भी आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होती है। यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट एंड वेरियस टेम्परेचर्स ऑन विच, जिस पे आप इसको हीट कर रहे होते हो। कॉटन 150 डिग्री सेल्सियस पे भी हीट हो जाता है, पॉलिस्टर को आप 250 डिग्री सेल्सियस पे भी हीट कर रहे हो, सिल्क इतने में हीट होता है। तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स जिसमें उसको हीट करते हैं। व्हाट इज हीट सेटिंग? हीट सेटिंग क्या होती है? हीट सेटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फाइबर प्रॉपर्टी। अगर आप किसी भी फैब्रिक की बात करोगे तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। इसमें क्या करते हो, होता क्या है, जब आप हीट और प्रेशर दे रहे होते हो, तो उनका शेप और जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी है, सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बट व्हेन heat setting is given so as to improve the dimensional stability of these fabrics। तो इससे आपको हीट सेटिंग से डायमेंशनल स्टेबिलिटी, मतलब वो अपनी पोजीशंस पर उनके बॉन्ड जो हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। तो डायमेंशनल स्टेबिलिटी मींस यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग है, वो जो है हीट जब आप देते हो,
तो वो पूरी तरह से आपके शेप स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जब आप हीट दे रहे होते हो, तो हीट देने में होता क्या है, आपके जो फैब्रिक्स की जो बॉन्डिंग है एक-दूसरे पे, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाती है और दीज़ आर हाइली डायमेंशनल स्टेबल एज़ फ्रॉम द थर्मोप्लास्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। The fibers are very stable at temperatures lower than that they were set, जितने पे अपने में सेट किया गया था, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर वो आपके जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो रहे होते हैं। नेक्स्ट इफ वी फर्दर टॉक अबाउट दीज थिंग्स, तो फ्लेमेबिलिटी मीन्स हर एक फाइबर अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है जब उसको बात कर रहे हैं, मतलब आप उसको हीट देते हो या फायर देते हो। तो सेल्यूलोजिक फाइबर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा फ्लेमेबल होते हैं। कॉटन, फ्लैक्स, विस्कस, दीज आर हाईली फ्लेमेबल स्ट्रक्चर्स। एसीटेट, ट्राई एसीटेट बर्न इमीडिएटली। नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक, स्पैंडेक्स डोंट कैच फायर बट मेल्ट एंड फॉर्म हार्ड बीट बना देते हैं ये। तो इस तरह से यू नीड टू रिमेंबर दीज एस्पेक्ट्स एज वेल। अगर आप प्रोटीन फाइबर्स की बात करोगे तो कम फ्लेमेबल होते हैं और दे बर्न स्लोली। इनऑर्गेनिक जो फाइबर्स होते हैं, जैसे अगर आप बात करोगे एस्बेस्टॉस, ग्लास और मेटल्स की, वो बर्न नहीं करते हैं। फिर अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वी टॉक अबाउट, तो जो भी फाइबर्स हैं, तो ऑल फाइबर्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी क्वेश्चन आया था पेपर में आपके कि अगर आप बात करोगे सिंथेटिक फाइबर्स, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो होती है वो आपके सिंथेटिक फाइबर्स में होती है। क्यों? क्योंकि उसमें चार्ज प्रेजेंट है। जब आपके चार्ज प्रेजेंट है, एनायन और कैटायन प्रेजेंट है अगर, तो उसी से ही आपका एक चार्ज डेवलप होता है। जैसे आपने हीट और मतलब आपने इलेक्ट्रिसिटी में कूलम्स पढ़ा था, अपनी इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से जनरेट होती है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल में नहीं होता। हाइड्रोफोबिक फाइबर्स टेंड टू हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ दियर लो एब्जॉर्बेंसी। हाइड्रोफोबिक फाइबर्स की इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी कम होती है। हाइड्रोफोबिक फाइबर्स कौन से? पॉलिस्टर की अगर आप बात करोगे। सिंथेटिक फाइबर्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम की बात कर रहे हैं। सिंथेटिक फाइबर जनरली चार्ज होते हैं और ये डस्ट डर्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं और इस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, तो दीज़ फाइबर्स को इफ वी कैटेगराइज़, वी हैव ऑलरेडी रेड दीज़ कि किस तरह से क्लासिफ़ाई करते हो। नेचुरल में क्लासिफ़ाई करते हैं हम लोग, सिंथेटिक में क्लासिफ़िकेशन कर रहे होते हैं। फिर नेचुरल में भी कौन-कौन से होते हैं? वेजिटेबल फाइबर्स में भी आपके कॉटन हो गया, फ्लोएम फाइबर्स मीन्स फ्लैक्स, रेमी, जूट, हेम्प हो गया। हाँ, आप स्टेम से जो निकलते हैं उनको हेम्प, सीसल कह सकते हो, ट्रंक हो गया। क्वायर शेल्स इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नट शेल्स से जो है क्वायर फाइबर होता है कोकोनट फाइबर को। तो ये थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट फाइबर्स हैं जो कि आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इफ वी फर्दर टॉक अबाउट एनिमल फाइबर्स, तो एनिमल फाइबर्स में आप प्रोटीन फाइबर्स की बात करते हो, वूल और सिल्क की। मिनरल फाइबर में एस्बेस्टॉस, ये क्वेश्चन कई बार आया है आपके गेट एग्जाम में। Asbestos is the only natural mineral fiber obtained from the variety of rocks, जो रॉक्स से बन रहा होता है। ये होता क्या है? मैग्नीशियम और कैल्शियम का सिलिकेट हो रहा होता है, तो इस तरह से कहते हैं। अब जो है एस्बेस्टॉस को थोड़ा बैन किया जा रहा है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो कैंसर कॉज करने के लिए यूज पाए गए थे, तो इस तरह से चूज किया गया था। नेचुरल मैन मेड फाइबर्स मींस रीजनरेटेड सेल्यूलोजिक, जिसमें हम लोग विस्कॉस की बात कर रहे होते हैं, उस तरह से यूज करते हैं। पॉलिस्टर मींस पॉलीइथाइलिन टरथैलेट, इसका रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। पॉलिस्टर को आप सिर्फ डिस्पर्स डाई से ही डाई कर पाते हो और किसी भी डाई से आप इसको डाई नहीं कर पाते हो। नायलॉन जो है 2 फॉर्म होते हैं, मेन सबसे इम्पोर्टेंट 2 फॉर्म होते हैं, नायलॉन 66, नायलॉन 66। अच्छा, अगर आप नायलॉन 6 की बात करोगे कैप्रोलैक्टम से, नायलॉन 66 हेक्सामेथिलीन डायमीन से। इनकी आपको रिएक्शन और पॉलीमराइज़ेशन प्रोसेस पता होना चाहिए। दिस इज़ इम्पोर्टेंट एंड दिस इज़ योर होमवर्क एज़ वेल, कि जो है आप इसका यहाँ पे पॉलीमराइज़ेशन पार्ट इसका पढ़ोगे कि व्हाट इज़ द पॉलीमराइज़ेशन, हाउ नायलॉन एंड पॉलिएस्टर आर पॉलीमराइज्ड। नायलॉन और पॉलिएस्टर का पॉलीमराइज़ेशन, और विस्कॉस की बात करोगे, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड विस्कस का पॉलीमराइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ोगे। वन बुक दैट आई वुड रिकमेंड इज कि आप एसपी मिश्रा को आप रेफरेंस पॉइंट में ले सकते हो और उससे आप देख सकते हो। नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड अगर आप बात करोगे
विस्कोस की। तो इस तरह से यू नीड टू कैलकुलेट दीज थिंग्स। थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स का आप इस तरह से देखोगे। पॉलीएमाइड बोलते हैं क्योंकि इसमें RNH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, और इस तरह से वी डू दी कैलकुलेशन फॉर दीज ग्रुप्स। और रबर फाइबर इज़ एन इलास्टिक फाइबर। रबर में आपका एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आ जाता है पॉलीयूरेथेन के बारे में। दिस इज़ योर एग्जाम होमवर्क एज वेल। आप पॉलीयूरेथेन के बारे में पढ़ोगे। पॉलीयूरेथेन का क्या लिंकेज होता है, कैसे रबर फाइबर में होता है, ब्यूटाडाईन से बनता है, वो चीज़ें दीज आर आपने 11th और 12th में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो कि रबर फाइबर है कि कितना ब्यूटाडाईन से आप यूज़ कर रहे होते हैं, कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं एंड कोआगुलेशन कर रहे होते हैं। तो आइसोप्रीन और नियोप्रीन स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं। ग्लास फाइबर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फाइबर, जो कि आपको थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा, और बट इट इज़ नॉट वेरी यूज़ एंड इट इज़ हाईली क्रिस्टलाइन। मतलब अगर आप क्रिस्टलैनिटी की बात करोगे, इसको क्रिस्टलाइन बनाते हैं, आप इसको बहुत हाई टेम्परेचर्स पर यूज़ करते हो। बट इट इज़ नॉट अ कॉमन ग्रेड ऑफ फाइबर। तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और इसमें भी ग्लास के कई टाइप के ग्लास हो सकते हैं, ई ग्लास फाइबर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास फाइबर्स जो कि आप इसमें देख रहे होते हो। तो दिस वाज ऑल। मेटल फाइबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस, और आप किस तरीके से किस फाइबर को आप आइडेंटिफाई करते हो, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, एल्स वी हैव कवर्ड द ऑल द फाइबर्स और उसका जो बेसिक्स होता है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी कवरिंग कि आपके पॉलीमराइजेशन पार्ट में किसका क्या स्ट्रक्चर होता है और इसका कितना डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है। सेकेंड थिंग दैट वी विल बी कवरिंग इज किसकी डेंसिटी कितनी होती है, और किसका वर्क ऑफ रप्चर ज़्यादा है, किसका कम है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का एक कंपैरेटिव स्टडी में हम लोग इसको पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट अगर उसके बाद हम लोग कैरेक्टराइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, एंड थैंक यू।